ए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, ये बनाता है टेम्पलेट, या तुम कह सकते हो प्राइमर। टेम्पलेट नहीं, सॉरी, ये बनाता है प्राइमर। प्राइमर, अब प्राइमर क्या होता है अभी बताएंगे। प्राइमर क्या होता है अभी बताएंगे, पहले लिखो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो प्राइमर बनाता है। और ये प्राइमर किस चीज का बनाता है, आरएनए का प्राइमर बनाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये जो मैन इस काम का हीरो है, मैन हीरो यही है जो काम करेगा, यही हीरो है, इसी की बारात में चलना है, डीएनए पॉलीमरेज। अरे वॉइस नहीं आ रही क्या? अभी भी वॉइस तो आ रही है अब तो। अगर नहीं आ रही तो अपना पेज रिफ्रेश कर लो। वॉइस आ रही है? ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो 3 टाइप का है। फर्स्ट डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। फिर है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। फिर है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 तरह का है। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये जो है ये क्या काम करता है, इसको सबसे पहले अगर बात करें तो इसको एक साइंटिस्ट ने देखा था जिनका नाम है कॉर्नबर्ग। कॉर्नबर्ग, कॉर्नबर्ग साइंटिस्ट ने इसको देखा था, इसलिए इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इसके बारे में अगर अपन बात करें तो यहां पे मैं इन दोनों को पहले मिटा देता हूं। दूसरा पॉइंट है इसका कि ये क्या काम करता है, सेपरेशन ऑफ प्राइमर। प्राइमर का सेपरेशन करता है, गैप फिलिंग का काम करता है, गैप फिलिंग। एक बार लिख लो, एक बार लिख लो क्या होती है गैप फिलिंग, ये अब समझेंगे अपन आगे। सेपरेशन मतलब प्राइमर को हटाएगा और गैप को फिल करेगा। जहां पे प्राइमर था वहां पर भी डीएनए बना देगा, तो ये होता है इसका काम। ठीक है, इसको, ये गैप को फिल करता है, इसको इसलिए डीएनए रिपेयर एंजाइम भी बोलते हैं, डीएनए रिपेयर एंजाइम। तो ये हो गई सारी बातें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में। लिख लो जल्दी से। सेपरेशन है ये, सेपरेशन, स्पेलिंग सही कर लेना, सेपरेशन, सेपरेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये है वो स्लो एंजाइम है। स्लो मत लिखो, लिखो लेस एक्टिव, प्रॉपर है लेस एक्टिव। एक्टिव, और ये कब एक्टिव होता है, इट इट फंक्शंस इन एब्सेंस ऑफ आरएनए पॉली, एब्सेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड की एब्सेंस में ये काम करता है, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड की एब्सेंस में काम करता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। बात आ गई समझ में? अब बात है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। ये मेन एंजाइम है, मेन एंजाइम, ये मेन है, हीरो यही है, मेन एंजाइम है ये। क्या है ये? मेन एंजाइम। ये क्या करता है, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है ये। इसको क्या बोलते हो, रेप्लिकेज। क्योंकि ये रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम यही है, इसलिए इसको रेप्लिकेज भी बोलते हैं। भैया एसी थोड़ा टेम्परेचर कम कर देना। डीएनए रेप्लिकेज, डीएनए रेप्लिकेज इसको ही बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को ही रेप्लिकेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम है। बात समझ में आ गई?
आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर बनाता है, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज के बगल में लिख लो प्राइमेज। आरएनए पॉलीमरेज के बगल में लिख लो प्राइमेज, वो प्राइमर बनाता है इसलिए प्राइमेज बोलते हैं। 22 ही कर दो, कम करना मतलब ठंडा करूं। आ गई बात समझ में? अब एक लास्ट एंजाइम है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करता है? लाइगेट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अरे जो छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट बनेंगे उनको जोड़ेगा लाइगेज एंजाइम, लाइगेट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, ऐड करेगा। अब यहां तक की बात हो गई, इसको सब लिख लो। उसके बाद में 5 मिनट से 6 मिनट तक सभी का अटेंशन चाहिए बोर्ड पे। इसको पहले जल्दी से लिख लो। ओके, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का सेकंड पॉइंट ये है बेटा कि डीएनए पॉलीमरेज सेकंड फर्स्ट और थर्ड की एब्सेंस में काम करता है। जब फर्स्ट भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, तब ही डीएनए पॉलीमरेज सेकंड काम करेगा। ठीक है, अब वो प्रीवियस स्लाइड तो मैंने मिटा दी है, अब वो स्लाइड शो नहीं होगी। कुछ रह गया है तो पूछ लो। हाँ, वहीं से लिखना है, टोपो आइसोमरेज के आगे से ही लिखना है। लाइगेज डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। लाइगेज एक गम की तरह काम करता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है। इट लाइगेट स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। पॉलीमरेज किसमें लिखना है मतलब? यार तुम इतनी देर में 2 लाइन नहीं लिख सकते हो, क्या करोगे तुम बताओ? इतनी देर तक स्लाइड सामने थी, क्या कर रहे हो? 2 लाइन नहीं थी उसके अंदर लिखने की, अब कह रहे हो वापस स्लाइड दिखाओ। डीएनए रिपेयर भी बोलते हैं, डीएनए रिपेयर। ठीक है, फिर है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ये काम करता है इन एब्सेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। अगर फर्स्ट और थर्ड नहीं होंगे तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड काम करेगा। फिर आती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो करता है मैन एंजाइम है, ये मैन एंजाइम। ये करता है लॉन्ग चेन फॉर्मेशन। और फिर आगे की अगर बात करें तो इसी को तुम बोलते हो रेप्लिकेज, क्योंकि ये रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम है, रेप्लिकेज इसी को बोलते हो। ठीक है, अब लास्ट एंजाइम है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स को चिपकाता है। तो ये करता है जॉइनिंग या लाइगेशन ऑफ स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये इतना है, अब इसको जल्दी से लिख लो। जिसने लिख लिया है वो ना बोले, लिखो इसे जल्दी से। ठीक है, अब की बार आयुषी और सौम्य, केतन, तुम लोग साथ साथ लिखोगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अब की बात कोई बात नहीं है, तुम लोग अटेंटिव क्यों नहीं रहते हो क्लास में? जब पूरी क्लास आगे चली जाती है तो तुम पीछे से पूछते हो। जब सब लिख पा रहे तुम क्यों नहीं लिख पा रहे भाई? ठीक है, अब बात कर रहे हैं एक्चुअल प्रोसेस की। अभी तक तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया है क्योंकि कुछ समझाया ही नहीं है। ठीक है, अब बात करें समझने की। अभी तक एंजाइम के नाम बताए थे, तो ये हमारा डीएनए है। ये देखो, ये रेप्लिकेशन फोर्क है। यहां से एच बॉन्ड खुल चुके हैं, ये बात मैंने बता चुका हूं मैं। यहां से एच बॉन्ड खुल चुके हैं, तो ये रेप्लिकेशन बबल था, ये रेप्लिकेशन बबल है।
ये ओवरी से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, क्योंकि दोनों दिशाओं में होता है। अब हमें इस पूरे पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम एक तरफ इस साइड ही समझ लेते हैं क्या हो रहा है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आधे को एक तरफ ही समझ लेते हैं क्या हो रहा है। ये लो, ये आधा रेप्लिकेशन फोर्क ले लिया हमने, ठीक है। इसकी डायरेक्शन 5 to 3 है और इसकी डायरेक्शन है 3 to 5। डैश लगा दो, डैश लगा दो, डैश लगा दो, डैश लगा दो। अब ये बात है कि डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 के डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन करता है। डीएनए पॉलीमरेज, अब सब लोग ध्यान से सुनना, धीरे धीरे बोलूंगा एक एक लाइन। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पे डिपेंडेंट है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए की एक स्ट्रैंड की रीडिंग करता है, रीडिंग स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड की रीडिंग करता है, मतलब उसको पढ़ता है और उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगा देता है, तो नई स्ट्रैंड अपने आप बन जाती है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब है कि डीएनए के ऊपर ही डीएनए बनाता है। एक स्ट्रैंड डीएनए की है, इसी स्ट्रैंड के सामने दूसरी स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट है वो। अब ये स्ट्रैंड पहले से है, पेरेंटल आरएनए डीएनए में ये वाली पहले से है, इसके सामने एक स्ट्रैंड बनानी है ये, ठीक है। तो ये डीएनए की जो स्ट्रैंड बनाएगा, ये कैसे बनाएगा? पढ़ के, इस स्ट्रैंड को पढ़ेगा, ये इस वाली स्ट्रैंड को पढ़ेगा, इस वाली स्ट्रैंड को पढ़ेगा, इसकी रीडिंग की जाएगी, इसलिए इसको बोला है रीडिंग स्ट्रैंड। और जो रीडिंग का पैटर्न होता है, ये बात कॉपी के टॉप पे लिख लेना, रीडिंग जो होगी वो हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन में होगी, 3 to 5, 3 प्राइम to 5 प्राइम। और पॉलीमराइजेशन जो होगा वो होगा 5 to 3, 5 to 3, ठीक है। तो यहां पे देखो, इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी कैसी है बताओ, इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी कैसी है, यहां से कैसी है? बताओ, इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5 है। अरे 3 to 5 है, इधर देखो 3 to 5, इधर रेप्लिकेशन हो रहा है, मैंने बोला था रेप्लिकेशन की डायरेक्शन ये है, रेप्लिकेशन इधर हो रहा है, तो ये 3 to 5 नहीं है क्या? 3 ए रहा और 5 ए रहा, जब रेप्लिकेशन इधर हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन है 3 to 5, 3 to 5, 3 to 5 है। तो इस पर जो स्ट्रैंड बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे, क्योंकि पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन 5 to 3 है, तो ये 5 एंड हो जाएगा और ये 3 एंड हो जाएगा। लेकिन इस वाली की डायरेक्शन बताओ, इसकी कैसी डायरेक्शन है बताओ, इसकी कैसी डायरेक्शन है? नीचे वाली स्ट्रैंड की डायरेक्शन बताओ। 5 to 3 रीडिंग होना पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसके ऊपर डीएनए वैसे ही बनेगा, 3 to 5 होगी रीडिंग, इधर से होगी तो इस पर डीएनए की स्ट्रैंड इधर से बनने लगेगी, इधर से ऐसे बनेगी उल्टी, इस पर इधर से बनना स्टार्ट होगी, इधर जाएगी, इस पर इधर से बनना स्टार्ट होगी और इधर जाएगी। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है। अब देखो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है? आरएनए प्राइमर बनता है। तो यहां पर क्या हुआ, एक आरएनए का प्राइमर आके लगा। आरएनए प्राइमर क्यों लगता है? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि कभी भी किसी काम को इनिशिएट नहीं कर सकता, उसे पहले से काम की शुरुआत हुई भी मिलेगी तो वो काम कर देगा। डीएनए पॉलीमरेज कभी भी काम को इनिशिएट नहीं कर सकता, तो इसको एक आरएनए का प्राइमर चाहिए। तो यहां पर आ गया आरएनए का प्राइमर। इस आरएनए के प्राइमर पे तुम्हें पता है कि 3 एंड पर
3 एंड पर एक OH फ्री होता है, अरे 3 एंड पर OH फ्री होता है ना न्यूक्लियोटाइड में। अरे एक OH 5 पे होता है, 3 पे होता है। तो यहां पर इसका ये वाला एंड 5 एंड है, ये 3 है तो ये वाला 5 होगा, तो इस साइड 3 एंड होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज अब मैं इसे मिटा रहा हूं, एक बार वापस से बना के दिखाऊंगा। अब देखो वापस से, अब सबको एक आइडिया लग चुका है, सबको एक आइडिया मैं आर्यन मैं बना रहा हूं ना, दूसरी बार बना रहा हूं ना, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, तुम मेरे साथ साथ मेहनत करो तो समझ में आ जाएगा। मैं वापस से बना के दिखा रहा हूं ताकि तुम कंफर्टेबल हो जाओ समझने में, एक बार में समझ में नहीं आता ये। अब मेरी बात सुन लो, ये है हमारा रेप्लिकेशन का फोर्क, जिसके ऊपर रेप्लिकेशन होगा, ये डीएनए है। यहां पर A T ये इस तरह से लगे हुए न्यूक्लियोटाइड G C G, ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं। इधर क्या हुआ कि इधर ये बॉन्ड टूट गए हैं, यहां देखो, यहां ये बॉन्ड टूट गए हैं, यहां पर ये बॉन्ड टूट गए हैं, ये टूट गए बॉन्ड, क्या हो गया, बॉन्ड टूट गए यहां पे। तो यहां पर ये बॉन्ड किसने तोड़े, ये बॉन्ड तोड़े हेलिकेज ने, किसने, हेलिकेज ने बॉन्ड तोड़े, ठीक है। हेलिकेज सबसे आगे, हेलिकेज काम करता हुआ चल रहा है। अब यहां पर हमें क्या करना है, इस जगह पर ताकि ये बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स है तो वापस ना चिपके, इसलिए यहां पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये आ गया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये आ गया, ये आकर के चिपक गया यहां पे, ठीक है। अब यहां पर जो कोयलिंग का टेंशन था, पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, कोयलिंग का टेंशन कैसे रिलीज करता है, निक एंड रीसीलिंग एंजाइम जो कि टोपोआइसोमरेज है, वो यहां पर आकर के इस कोयलिंग की टेंशन को रिलीज करेगा, टोपोआइसोमरेज ये कर देगा। अब हम बात करेंगे, अब क्या होगा, अब ये स्ट्रैंड अलग अलग हो चुकी है, H बॉन्ड टूट चुके हैं, स्ट्रैंड को अलग अलग होने को बोलते हैं अनजिपिंग। जैसे तुम बैग की चैन खोलते हो तो वो दोनों बैग के दोनों सिरे अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही यहां पे हो गया है, बैग की चैन जैसे खुलती है। अब क्या होगा, अब बनने लगेगा डीएनए। तो कैसे बनेगा, देखो ये वाली अगर 5 है तो ये 3 है, ये वाली अगर 3 है तो ये 5 है, ठीक है। अब रीडिंग की डायरेक्शन क्या होती है, 3 2 5। रीडिंग का मतलब है कि यहां पर अगर A है तो इसको पढ़ा जाएगा और A के सामने T जोड़ा जाएगा। यहां पर अगर G है तो इस G को पढ़ा जाएगा और G के सामने क्या जोड़ा जाएगा, C, ठीक है। यहां पर अगर यहां पर C था तो C को पढ़ा जाएगा, पहले इस C को पढ़ा जाएगा और इस C के सामने क्या जोड़ दिया जाएगा, G। तो ये रीडिंग होती है, ये सबको समझ में आ गई। रीडिंग क्या होती है कि सामने वाले स्ट्रैंड पे पढ़ना कि क्या लिखा है, A लिखा है तो T जोड़ना है, G लिखा है तो C जोड़ना है और C लिखा है तो G जोड़ना है। तो रीडिंग का मतलब होता है इस स्ट्रैंड को पढ़ना। तो जिस स्ट्रैंड को पढ़ा जाएगा उसको बोलते हो, उसको क्या बोलते हो, जिस स्ट्रैंड को पढ़ा जाएगा उसको बोलते हो रीडिंग स्ट्रैंड। ये तुम्हारी है रीडिंग स्ट्रैंड, रीडिंग स्ट्रैंड। और ये वाली भी रीडिंग स्ट्रैंड है, रीडिंग, इसको भी पढ़ा जाएगा, रीडिंग। इसके सामने यहां जो लिखा है वो यहां जोड़ा जाएगा, यहां पर A है तो यहां T, यहां पर G है तो यहां पर C, इस तरह से। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब हम चलते हैं आगे। रीडिंग की डायरेक्शन 3 to 5 होगी। तो यहां देखो, यहां पर ये 5 है तो ये 3 है, और ये 5 है तो ये क्या होगा, 3, और ये 3 है तो ये होगा 5। तो इसकी रीडिंग की डायरेक्शन 3 to 5। इधर हो रहा है रेप्लिकेशन की डायरेक्शन ये है, तो ये 3 to 5, इसको रीड करें 3 to 5।
तो इसकी रीडिंग होना पॉसिबल है। पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है 5 to 3, 5 to 3, ये है 5 to 3, तो ये इधर से चलेगा इधर बनता जाएगा, ये 5 एंड हो गया, इधर 3 हो गया, तो इधर से चलेगा इधर बनता रहेगा 5 to 3। इसमें कोई समस्या नहीं है, पर बनेगा कैसे? पहले क्या आएगा? पहले आएगा आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज आकर के एक प्राइमर बना देगा। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आ गया और यहां पर इसने क्या बना दिया? प्राइमर। ये हो गया प्राइमर। और ये प्राइमर कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज किसका प्राइमर है? आरएनए का प्राइमर है। आरएनए प्राइमर है जो आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, ये प्राइमर। इसके यहां पर OH फ्री होगा एक, भाई इसका 5' ये तो 3' ये 3' पर एक OH फ्री होगा। अब इस OH से नए न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज जोड़ता जाएगा। तो यहां पर ये डीएनए पॉलीमरेज आ गया। अब सीन के अंदर ये देखो, ये डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज। इस डीएनए पॉलीमरेज की ये 2 यूनिट होती है, सब यूनिट। ये पहली यूनिट है और ये दूसरी यूनिट है, ठीक है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करती है, और ये इस तरह से जब डीएनए पॉलीमरेज आकर के डीएनए के ऊपर बैठ जाता है तो इसको बोलते हो, इस स्ट्रक्चर को बोलते हो रैप्लिसोम। रैप्लिसोम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है रैप्लिसोम। अब क्या होगा? ये डीएनए पॉलीमरेज यहां से डीएनए बनाएगा, इधर से ऐसे, ये डीएनए बन गया, ये बन गया नया स्ट्रैंड, ये डीएनए की नई स्ट्रैंड बन गई है, ठीक है, ये नई स्ट्रैंड बन गई, ऐसे बन रही है ये ऐसे बनती जाएगी, ऐसे बनती जाएगी, ऐसे बनती जाएगी, ऐसे, ठीक है। लेकिन होगा क्या? ये 3 डायरेक्शन में है, 5 to 3 बन रही है, ये 5 और ये 3। लेकिन होगा क्या? इस डायरेक्शन में तो बन जाएगी, लेकिन इस वाली डायरेक्शन में यहां पर ये 5 है और ये 3 है, तो यहां पर 5 to 3 रीडिंग हो सकती है क्या? इधर रीडिंग हो सकती है क्या? ऐसे जाने पर रीडिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है? 3 to 5। तो यहां पर रीडिंग यहां से होगी, यहां पर डीएनए, यहां पर रीडिंग होगी, ये बन गया प्राइमर, यहां OH है। अब ये नया स्ट्रैंड ऐसे बनने लगेगा, ऐसे इधर इस साइड में, ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, ठीक है। बात आ गई समझ में? फिर जब ये ये आगे आ गया, डीएनए पॉलीमरेज आगे आ गया, तो क्या हुआ? ऊपर वाली स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस बन रही है, लेकिन नीचे वाली में फिर से समस्या आ गई। यहां पर अब इसको यहां पर प्राइमर वापस से जोड़ना पड़ेगा, यहां पर प्राइमर वापस से जोड़ना पड़ेगा, और अब ये फिर इधर बनाएगा इतनी बड़ी स्ट्रैंड, ये लो बन गई। फिर ये आगे आएगा आरएनए पॉलीमरेज, तो फिर यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा? यहां पर ये आ गया, ये लो, फिर ये इधर से प्राइमर जोड़ना पड़ेगा, और प्राइमर जोड़ने के बाद में इधर से फिर ये ऐसे चेन बनेगी 5 to 3। तो ये जो फ्रैगमेंट्स बन गए हैं, देखो ये 1 2 3 टुकड़े बन गए, इनको बोलते हो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, क्योंकि इनको ओकाजाकी साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए इनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। अब ये वाली स्ट्रैंड है, ये कंटिन्यूअस बन रही है, कॉन्टिन्यूअस, तो इसको क्या बोलोगे? लीडिंग स्ट्रैंड। और ये वाली डिसकंटिन्यूअस बन रही है, डिसकंटिन्यूअस, तो इसको क्या बोलोगे? लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब यहां पे मुझे बताओ कि हमने बनाया डीएनए है, लेकिन इसमें आरएनए के प्राइमर आ गए, ये आरएनए का प्राइमर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो इनका कोई काम नहीं है, इनको बाद में हटाना पड़ेगा। तो इनको कौन हटाएगा? बताओ, लिखवाया था, कौन हटाएगा? हाँ, डीएनए पॉलीमरेज हटाएगा। डीएनए पॉलीमरेज हटा करके जो गैप बनेगा, देखो इसने हटा दिया, मान लो ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया, ठीक है। अब यहां पर जो गैप था उसको भी कौन फिल करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। ये गैप था, इसको फिल कर दिया, ये गैप था, इसको फिल कर दिया, ये गैप था, इसको फिल कर दिया।
तो गैप को भी कौन फिल करता है? डीएनए पॉलीमरेज। और इसीलिए इसको बोलते हैं डीएनए रिपेयर एंजाइम। फिर जो लास्ट में यहां पर ये यहां पर जोड़ना है, इनको गैप फिल के बाद में जोड़ना है, ये जोड़ेगा लाइगेज। लाइगेज जोड़ेगा, दोनों स्ट्रैंड बन जाएंगे ऐसे। तो ऐसे होता है रेप्लिकेशन। 2 बार समझा दिया है। अभी भी किसी को दिक्कत हो तो वीडियो देख लेना। वैसे मुझे लगता नहीं है दिक्कत होगी, पर इसको पढ़ना एक बार। अब बोलो, समझ में आ गया? बोलो। क्वेश्चंस जो आएंगे ना, वो मॉड्यूल में दे रखे हैं, क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करना। अभी समझ में आ गया तो बता दो। ठीक है, ठीक है। जिसने पहले नहीं बनाया था, कुछ छूट गया था, अब बना लो, अब लिख लो। किसी का रह गया हो तो बोलो। ओके, सबको समझ में आ गया? नहीं रहा? ठीक है। ठीक है। अरे, रीडिंग की डायरेक्शन हमेशा 3 से 5 ही होगी। तो ये इधर से रीडिंग हो रही है, इधर से, इधर से, इधर से। ऐसे रीडिंग होती तो ये भी कंटिन्यूअस बन जाती। अगर ऐसे रीडिंग होती इसकी इस डायरेक्शन में, तो ये पूरी कंटिन्यूअस बनती। लेकिन यहां पर इस डायरेक्शन में रीडिंग हुई, यहां पर इधर ऐसे इस डायरेक्शन में 3 से 5। मोहम्मद, अरे समझ में आ गई क्या? ऊपर वाली में रीडिंग इधर से हो रही है, इधर से इस डायरेक्शन में ऐसे। तो यहां पर तो कंटिन्यूअस बन रही है। लेकिन यहां पर लैगिंग में रीडिंग ऐसे हो रही है, ऐसे। तो जितना खुलेगा उतनी तो हो पाएगी। अभी तो ये तो खुला ही नहीं है, रीडिंग कैसे हो जाएगी? तो इतना खुला, यहां हो गई। फिर आगे बढ़ा, फिर इधर से इधर हो गई। फिर आगे बढ़ा, फिर इधर से इधर रीडिंग हो गई। आरएनए प्राइमर मैंने नहीं बताया तो अब वापस नहीं बताऊंगा मैं। केतन श्रीवास्तव, अगर नहीं बताया तो वापस नहीं बताऊंगा। नहीं बताया मैंने। 3 बार बताया है आरएनए प्राइमर क्या होता है, कि डीएनए पॉलीमरेज खुद कोई काम इनिशिएट नहीं कर सकता, उसको पहले से प्राइमर चाहिए। तो जब यहां पर ये प्राइमर लग जाता है, इसको 3' एंड पर OH फ्री दिख जाता है, तभी ये काम करने लगता है। नहीं बताया था मैंने ये? अरे नहीं बताया था क्या केतन श्रीवास्तव? तो फिर हाँ, गैप फिलिंग कर रहा है वो। अरे, गैप फिलिंग, मान लो ये प्राइमर था और ये डीएनए था, फिर ये प्राइमर था, ये डीएनए था, फिर ये प्राइमर था, फिर ये डीएनए था। यहां पे देखो इस तरह से। इस प्राइमर को कौन हटाएगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये हटा दिया। हटाओ इसको, हटाओ। ये लो, ये हटा दिया, ये हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। अब इसमें क्या करेगा? गैप को फिल कर देगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज। ऐसे ये गैप फिल कर दिया, ये गैप फिल कर दिया, ये गैप फिल कर दिया। ये यहां पे भी ये प्राइमर टैग गैप फिल कर दिया। अब ये लास्ट में जो बॉन्ड बचेगा, ये वाला इस बॉन्ड को बनाएगा लाइगेज। लास्ट वाले को यहां पे अब लाइगेज काम कर, अब ये लाइगेज जोड़ रहा है, ये लाइगेज अब जोड़ रहा है। अब समझ में आ गई बात?
ओके, तो ये है रेप्लिकेशन। इसको एक बार मॉड्यूल में से जल्दी से पढ़ लो, 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद में हाँ, इसमें एक बात और समझा देता हूं मैं, एक बात रह गई, एक बात रह गई। रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में, एस फेज में, ठीक है। दूसरी बात ये रह गई कि अगर रेप्लिकेशन होगा तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कहां से आएंगे बताओ? अरे रेप्लिकेशन अगर होगा तो न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियोटाइड कहां से आएंगे? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं। बात समझ में आ गई? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस है, यहीं पर पड़े हैं ये ऐसे, लेकिन ये किस स्टेट में पड़े हैं? ट्राइफॉस्फेट। कैसे? ट्राइफॉस्फेट। अरे न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फेट होते हैं बताओ? न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फेट होते हैं? न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फेट होते हैं? एक। अनीशा, 3 नहीं होते, एक ही होता है बेटा। एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस, ये होता है न्यूक्लियोटाइड। अगर तुम अभी भी 3 बता रहे हो तो तुम क्या पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 फॉस्फेट होते हैं। तो यहां पर जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए ना, ये ट्राइफॉस्फेट में है। मतलब यहां पर 3 फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, एक शुगर है और एक नाइट्रोजन बेस है। अब जब रेप्लिकेशन होना होगा तो क्या होगा? ये न्यूक्लियोटाइड 2 फॉस्फेट को निकाल देंगे। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड जो ट्राइफॉस्फेट में है, ये क्या निकालेंगे? 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल देंगे और क्या बन जाएंगे? मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट वाले ही बन जाएंगे। ठीक है। तो जो 2 फॉस्फेट निकलेंगे उनसे एनर्जी मिलेगी, वो भी रेप्लिकेशन में काम में आ जाएगी। तो न्यूक्लियोटाइड्स के 2 काम है, एक तो सबस्ट्रेट की तरह यूज होना, एक तो सबस्ट्रेट की तरह यूज होना और दूसरा एनर्जी प्रदान करना, एनर्जी देना। अब ये क्या है? ये है डीएनए। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं ATP, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये होते हैं, ये होते हैं। अब ये जब ये क्या करेंगे, यहां पे ट्राई से मोनो में कन्वर्ट होंगे तो 2 फॉस्फेट निकलेंगे, मोनो में कन्वर्ट होंगे 2 फॉस्फेट निकलेंगे, फिर मोनो में कन्वर्ट होंगे 2 फॉस्फेट निकलेंगे, मोनो में कन्वर्ट होंगे 2 फॉस्फेट निकलेंगे। तो ट्राई से मोनो में चेंज हो जाते हैं ये, और जैसे ही होते हैं एनर्जी निकलती है, वो इस प्रोसेस में काम में आ जाती है। अब सबको समझ में आ गया होगा? जल्दी से 2 मिनट में मॉड्यूल के अंदर से पढ़ लो, कुछ चीज छूट गई तो बता दो। मॉड्यूल में से जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस दिया हुआ है जल्दी से पढ़ लो उसे। लो, पढ़ लो जल्दी। हाँ, ये पॉइंट रह गया था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? ये डीएनए है, ये डीएनए है। इस डीएनए को अगर यहां से काटना है, यहां से,
अगर इसको यहां से काटना है अंदर से तो ये होता है एंडोन्यूक्लियस। और अगर इसको मैं बाहर से एक एक न्यूक्लियोटाइड हटाता हूं, यहां से एक 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 एक, एक, तो ये होता है एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस मतलब अंदर से डीएनए को काटना, बीच में से काटना, और एक्सोन्यूक्लियस मतलब कि डीएनए को साइड में से एक एक न्यूक्लियोटाइड हटाना। तो हमारे डीएनए पॉलीमरेज जितने भी हैं वो 5 to 3 डायरेक्शन में क्या करते हैं, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं पॉलीमराइजेशन, ये होता है पॉलीमराइजेशन। अब अगर हम बात करें कि 3 to 5 डायरेक्शन में ये फोस्फोडाइस्टर को तोड़ भी सकते हैं, तो ये सभी डीएनए पॉलीमरेज 3 to 5 डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाते हैं। एक्सोन्यूक्लियस किस डायरेक्शन में, 3 to 5 में। ठीक है, लेकिन लेकिन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है ये क्या करता है, ये 3 to 5, ये 5 to 3 में भी, 5 to 3 में भी, 5 to 3 में भी एक्सोन्यूक्लियस कर सकता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन, तो इस कॉन्सेप्ट को अब समझ गए हो, अब वापस से पढ़ो इस लाइन को, क्या लिखा है। इसकी रिक्वायरमेंट है प्राइमर को हटाने के लिए। प्राइमर को हटाओगे तो बॉन्ड काटने पड़ेंगे ना, एक 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 एक, तो प्राइमर को हटाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, रेप्लिसोम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाएगा। लास्ट वाला कौन सा, एक्सोन्यूक्लियस, मतलब कि यार ये डीएनए, इसके अंदर से यहां पे कट लगाना है, अंदर यहां कट लगाना है एंडोन्यूक्लियस, और अगर साइड में से बाहर से कट लगाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, यहां पे ए था इसको हटा दिया, यहां पर जी था इसको हटा दिया, तो ये होती है एक्सोन्यूक्लियस। टोपो आइसोमरेज जो है, टोपो आइसोमरेज वो करता है कोइलिंग की टेंशन रिमूव। ठीक है, हेलिकेज जो है, हेलिकेज, हेलिकेज करता है एच बॉन्ड को काटता है, एच बॉन्ड को काटता है। तो गायरेज जो है वो प्रोकैरियोट्स में एच बॉन्ड को काटता है, प्रोकैरियोट्स में गायरेज बोलते हैं उसको। एट ए डी एटीपी में स्मॉल डी क्या है, डीऑक्सीराइबोज है, ये सबको पता है, प्रियंका कश्यप। डी एटीपी में डीऑक्सीराइबोज, ये राइबोज शुगर नहीं है, डीऑक्सीराइबोज है। हाँ, सबस्ट्रेट न्यूक्लियोटाइड को बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड खुद ही सबस्ट्रेट है और खुद ही एनर्जी दे रहा है, खुद सबस्ट्रेट है, खुद ही टूट के एनर्जी दे रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है पूरा, इसको घर पे जाकर के पढ़ना। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्ट आरएनए की। हम्म, देखो, आरएनए की अगर अपन बात करें तो आरएनए में शुगर कौन सी है, राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है आरएनए के अंदर। डीएनए में कौन सी होती थी, डीएनए में कौन सी होती थी, डीएनए में, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो ये आ गए नाइट्रोजनस बेसिस, ये कहां प्रेजेंट है, आरएनए में। डीएनए में यू की जगह पे क्या प्रेजेंट था, टी, थायमिन। जनरली ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, रेयरली ये डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, जैसे कि रियो वायरस में। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। आरएनए दो तरह का हो सकता है, जेनेटिक आरएनए और जीनोमिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए और
जेनेटिक आरएनए और जीनोमिक आरएनए या फिर नॉन जेनेटिक आरएनए? अरे आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन एक्सेप्शनली रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड भी देखा गया है। डीएनए टाइप होगा, इसका क्या मतलब है मनीष कुमार? डबल स्टैंडर्ड डीएनए टाइप होगा, इसका क्या मतलब इस लाइन का? हाँ बिल्कुल डीएनए टाइप ही होगा, बस थायमिन की जगह पे यूरेसिल होगा, उसमें और क्या फर्क होगा? जीनोमिक डीएनए को, तो जब डीएनए व्हेन आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, जीनोमिक आरएनए, जैसे कुछ वायरस में जैसे कि रियो वायरस, टीएमवी वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इनमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए का होता है। हमारे अंदर क्या है? डीएनए है। अब नॉन जेनेटिक आरएनए की बात करते हैं, तो यहां पर आरएनए इज नॉट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है। तो कौन कौन सा हो सकता है? राइबोसोमल आरएनए फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाता है। दूसरा है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, हैव मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसफर आरएनए, ये क्या करता है? अमीनो एसिड्स का ट्रांसफर करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब यहां पर बात करेंगे हम आर आरएनए की, तो स्लाइड से पढ़ाऊं या लिख के पढ़ाऊं, तुम बता दो। ठीक है, मैक्सिमम को लिख के ही पढ़ना है। दो बच्चे बोल रहे हैं स्लाइड के लिए, तो उनको स्लाइड दिखा दी जाएगी, बाकी सब लोगों को लिख के ही पढ़ना है। तो आर आर एन ए, इसी को बोलते हैं राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो ये जो है, ये होता है 80% ऑफ टोटल आरएनए। जितना हमारे पास आरएनए है सेल में, उसका 80% होता है राइबोसोमल आरएनए। इट इज डिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट कुंटजे। ठीक है, कुंटजे साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। अगर हम बात करें इसकी, तो ये स्टेबल मोस्ट स्टेबल आरएनए है। ये क्या करता है? स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है राइबोसोम की, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। आ गई बात समझ में? इसकी दो सब यूनिट होती है राइबोसोम की, राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, आपको पता है। लेकिन पहले हम राइबोसोम के टाइप्स की बात करेंगे। तो राइबोसोम के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, तो देखो सुनो, राइबोसोम दो टाइप का हो सकता है। यहां लिख रहा हूं मैं, राइबोसोम दो तरह का होता है। 70S कहां कहां प्रेजेंट है, ये बताओ। 70S कहां प्रेजेंट है, कहां मिलता है 70S? हम्म प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। इस 70S की दो सब यूनिट है, एक तो होती है 50S और एक होती है 30S। तो जो 50S है, इसकी भी दो सब यूनिट है, 5S और 23S, और 30S की 16S एक ही सब यूनिट है। आ गई बात समझ में? अब बात कर रहे हैं 80S की। 80S राइबोसोम जो है, ये कहां मिलता है? यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में।
इस 80s के अंदर आप देख सकते हो कि इस 80s के अंदर भी दो सब यूनिट है, 60s एंड 40s। 60s की फर्दर तीन सब यूनिट्स है, पहली है 5s, फिर है 23s और फिर है 16s। सॉरी, नहीं 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 नहीं, गलत लिख दिया मैंने। 5s, 5.8s, 5.8s एंड 28s। और इस 40s की एक ही सब यूनिट है, वो कौन सी है? 18s। तो इस तरह से तुम देख सकते हो कि 70s में तीन सब यूनिट्स है और 80s में चार सब यूनिट्स है। ठीक है, इस तरीके से हमने बात करी। अब जो 5s है ये दोनों में कॉमन है, 5s दोनों में कॉमन है। जो 5s है, ये 5s कहां बनता है बताओ? 5s का प्रोडक्शन कहां होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में। लिख लेना इसे, 5s का प्रोडक्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। बाकी के सभी का प्रोडक्शन, बाकी के सभी का प्रोडक्शन कहां होता है? न्यूक्लियोलस में। अरे 5s का प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, बाकी के सभी का प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियोलस में। अब तुम बोलोगे न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस क्या है? तो देखो, ये न्यूक्लियस है, इसका एक स्पेसिफिक पार्ट जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, ये है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है। तो इसमें सभी सभी सब यूनिट का प्रोडक्शन यहां पे होता है, सभी सब यूनिट का प्रोडक्शन होता है यहां पे। बाकी 5s का प्रोडक्शन होता है यहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म में, यहां पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, कौन सी का प्रोडक्शन कहां पे होता है। हाँ, 70s यूकेरियोट्स में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के अंदर 70s ही होते हैं। बात आ गई समझ में विनीता, केवत? ठीक है, तो ये बात हुई हमारे राइबोसोम्स के सब यूनिट्स की। अब हम इसको देखते हैं यहां पर। यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो ये है 70s की दो सब यूनिट्स। ठीक है, 70s की दो सब यूनिट्स है। तो ये 70s है, यहां पर बड़ी वाली यूनिट होगी 50s और छोटी वाली कौन सी होगी? 30s। जो 50s है, ये 50s किस किस से बनी है बताओ? 50s किस किस से बनी है? 5s और 23s। ये 30s बनी है 16s से। और ये दोनों बॉन्ड होते हैं, ये दोनों के बीच बॉन्ड बनता है मैग्नीशियम +2 की प्रेजेंस में। मैग्नीशियम +2 के प्रेजेंस में ये जुड़ जाते हैं और राइबोसोम बना लेते हैं। ऐसा ही अगर हम 80s की बात करें तो 80s की जो बड़ी सब यूनिट है, ये इसको बोलते हैं वो 60s। और ये बनी है 5s, 5.8s और 28s। और जो छोटी वाली सब यूनिट है ये है, क्या है ये? 40s। और ये बनी है 18s से। और ये भी मैग्नीशियम +2 की प्रेजेंस में बॉन्ड बना के राइबोसोम बन जाते हैं। तो इस तरह से बात हुई हमारी राइबोसोम कैसे बनता है। सारी यूनिट जुड़ती है किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीशियम प्लस की प्रेजेंस में। राइबोसोम में क्या क्या चीजें हैं? राइबोसोम में क्या क्या चीजें हैं? राइबोसोम में है rRNA प्लस प्रोटीन्स। ये हो गया राइबोसोम। तो ये राइबोसोम इस तरह से बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की। तो आगे ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर पूरी हो चुकी है, राइबोसोमल आरएनए का पूरा काम हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर, देखो, प्रोटीन एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इस टाइम पर क्या होता है? देखो, इस टाइम पर क्या होता है, राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट
बड़ी सब यूनिट और ये छोटी सब यूनिट, ये दोनों आपस में जुड़ती है मैग्नीशियम +2 की प्रेजेंस में। बड़ी सब यूनिट से टीआरएनए जुड़ता है, ये टीआरएनए मैं बना रहा हूं, ये टीआरएनए। कौन जुड़ता है? टीआरएनए बड़ी सब यूनिट से। तो टीआरएनए बाइंड्स विथ और अटैच विथ लार्जर सब यूनिट, और छोटी सब यूनिट से एमआरएनए जुड़ता है, ये मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। तो ये एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट, और ये है टीआरएनए लार्जर सब यूनिट। अरे आ गई क्या बात समझ में? तो यहां पर बात कंप्लीट होती है राइबोसोमल आरएनए की। अब बात करते हैं टीआरएनए की। तो ट्रांसफर आरएनए जो होता है, ये क्या करता है? अमीनो एसिड्स का ट्रांसफर। तो बात करते हैं टीआरएनए की। तो जो टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए क्या करता है? सबसे पहले तो अगर बात करें कि टोटल आरएनए का 10 to 15% है, 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। आ गई बात समझ में? ये जो है, ये है अडप्टर, अडप्टर आरएनए, क्योंकि ये किसको अडॉप्ट करता है? अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड को अपने ऊपर चिपका लेता है, इसलिए इसको अडॉप्टर आरएनए बोलते हैं। ठीक है। फिर है ये सोल्यूबल आरएनए, सोल्यूबल आरएनए, क्योंकि ये 1%, सॉरी 1 मोलर NaCl में सोल्यूबल है। किसमें सोल्यूबल है? 1 मोलर NaCl में ये सोल्यूबल है, इसलिए इसको क्या बोला? सोल्यूबल आरएनए बोला। अब अगर हम बात करें इसकी सोल्यूबल आरएनए की, तो ये इसका स्ट्रक्चर, ये सबसे स्मॉलर आरएनए भी है, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट आरएनए है, ये स्मॉलेस्ट है, जिसमें कि 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड, बेस पेयर मत लिखना, सिंगल स्ट्रैंडेड है तो न्यूक्लियोटाइड ही लिखेंगे। 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी 3 तरह की स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी तो सिंपल सी है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कल की क्लास में तीनों को बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो तो सिंपल से स्ट्रक्चर है, 1D स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं, 2D स्ट्रक्चर को क्लोवर लीफ मॉडल। और ये जो क्लोवर लीफ मॉडल है, ये किसने दिया था? होल्ले साइंटिस्ट ने, होल्ले ने। आ गई क्या बात समझ में? और टर्शरी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर किसने दिया था? इसको बोलते हो इन्वर्टेड एल। तो इन्वर्टेड एल दिया था किम साइंटिस्ट ने, किम ने। ठीक है। अब बात है क्लोवर लीफ मॉडल क्या होता है। देखो, क्लोवर का मतलब होता है लॉन्ग, तो लॉन्ग की लीफ कैसी होती है? ऐसी, ऐसी होती है लॉन्ग की लीफ। तो ये ऐसा दिखता है, इसलिए इसको बोला क्लोवर लीफ मॉडल। इन्वर्टेड एल मतलब ऐसा एल, ऐसा एल। तो ये कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा, ऐसे, ऐसे, बहुत ज्यादा ऐसा करके, ऐसे, ऐसे। तो इसलिए इसको क्या बोला? इन्वर्टेड एल मॉडल। तो यहां पर होती है हमारी बात कंप्लीट टीआरएनए के लिए। अब टीआरएनए के 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, उन 3 तरह के स्ट्रक्चर्स को अपन कल देखेंगे, 2D, 3D और 1D स्ट्रक्चर। तो यहां तक समझ में आ गया क्या? रेप्लिकेशन वगैरह सब कुछ, कोई दिक्कत है? टीआरएनए अभी नहीं समझाया है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर कल समझाएंगे, कल की क्लास में। अभी जो कह रहे हैं कि टीआरएनए समझ में नहीं आया, तो अभी समझाया ही नहीं है, टीआरएनए कल समझाएंगे। अडेप्टर आरएनए इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारा मोबाइल का जो अडेप्टर है, तुम्हारे मोबाइल का अडेप्टर है, वो एक वायर को कनेक्ट करता है, एक वायर को अपनी गोद में बिठाता है।
इसलिए उसको बोलते हैं अडप्टर। यहां पर टीआरएनए अमीनो एसिड को अपनी गोद में बिठाता है, ये बात है, ठीक है, इसलिए अडप्टर बोलते हैं। टू फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट, ये समझ में नहीं आया। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, एक मिनट रुक जाओ, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये पड़े हुए हैं ट्राइफॉस्फेट के रूप में। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे पड़े हुए हैं? डी ए पी पी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडीपी होता है, एटीपी होता है। इसको कैसे करते हो? इसको जब खोलते हो तो क्या होता है, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाते हैं प्लस ए एमपी बन जाता है, एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो जब यहां पर दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाते हैं तो एएमपी बन जाता है। वैसे ही यहां पे भी दो फॉस्फेट निकलेंगे, उससे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी रेप्लिकेशन में काम में आ जाएगी, और ये डीएटीपी से डीएमपी बन जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब नहीं समझ में आया क्या? किसको ब्रेक करना है? इन फॉस्फेट ग्रुप को कौन ब्रेक करता है? एटीपी से एडीपी बनता है तो कौन ब्रेक करता है? अपने आप ब्रेक होते हैं ये। अब फिर तुम पूछो कि आरएनए पॉलीमरेज कौन बनाता है? अरे भाई, हमारा काम इतना ही है कि आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो कौन बनाता है उसके बारे में नहीं पढ़ना हमें। आरएनए पॉलीमरेज को भी डीएनए ही बनाता है, ठीक है। तो दो फॉस्फेट ग्रुप अपने आप अलग होते हैं, अपने आप अलग होंगे तभी तो एनर्जी निकलेगी यार। अरे कोई प्रोसेस अपने आप होगा तभी तो एनर्जी निकलेगी। हाँ, तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड ही है, ये अपने आप ब्रेक होते हैं, जैसे ही ब्रेक होते हैं तो एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का करेंगे कल की क्लास में।